हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे घटना चक्र का ये जो किताब है, इससे रिलेटेड वीडियोस चलाई जा रही हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक्स आ रहे हैं और इसका नाम है हमारा वन टॉपिक स्ट्रैटेजी। ये वीडियो हमारा रेगुलर टाइम टू टाइम आता रहता है। ठीक है, आज का जो वीडियो होगा ये होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 14। मतलब ये 14वां वीडियो है प्रैक्टिस सेट में। इसको एक्चुअली मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, बट ये प्रैक्टिस सेट कोई नहीं है, ये वीडियो नंबर 14 है। इससे पहले हमने 13 वीडियोस प्रोवाइड वो करवा दिए हैं। सभी का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इवन हमने प्लेलिस्ट बना के प्लेलिस्ट का ही लिंक नीचे दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का जो वीडियो होगा ये होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, और टॉपिक में है जो हम देखेंगे वो होगा प्रमुख नारे, युद्ध और डलहौजी के टाइम में जो किए गए काम वाम है, इससे रिलेटेड हमारा प्राइम फोकस होगा। लॉर्ड डलहौजी कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला जो पॉइंट है क्या है, डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए जो प्रदेश थे, मतलब इसका जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, व्यपगत का जो सिद्धांत था, हड़प नीति, ठीक है, इसके अंतर्गत जो विलय किए गए राज्य थे, सबसे पहले सतारा इसमें सम्मिलित हो गया था, मिल गया था। ठीक है, मतलब ये व्यपगत का सिद्धांत इसका क्या था? व्यपगत का सिद्धांत ये था कि इसने लॉर्ड डलहौजी ने मतलब एक्चुअली एक नियम निकाला, इसने एक अध्यादेश पास करवाया और एक कानून निकाला कि कोई भी जो देसी रियासतें राज्य रजवाड़े थे वो अपना सैनिक नहीं रख सकते थे, अपना सेना नहीं रख सकते थे। ठीक है, ये मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये एक विद्रोह के रूप में इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला हम इसको देखेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप सिक्योरिटी के पर्पज से भी अगर आप सैनिक या बॉडीगार्ड्स रखना चाहते हैं तो आप हमें बोलें, हम आपको देंगे। मतलब क्या है कि भाड़ा पे आप ब्रिटिश गवर्नमेंट से आप सेना लें। इससे क्या होगा, देखिए, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक तो बढ़ा, पहला चीज। दूसरा क्या हुआ, सारे देसी राजे रजवाड़े रियासतों का अपना सेना इन्होंने खत्म कर दिया। इससे ये होगा कि मान लो कभी कोई देसी रियासत राजा रजवाड़ा अगर चाहे भी कि उसको कोई कानून या कुछ पसंद नहीं आए ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और वो चाहे कि हम विद्रोह कर दें या युद्ध कर ले, तो जब उसको अपना सेना ही नहीं होगा तो लड़ कहां से पाएगा? एक तरीका से एक तो भाड़े का सेना ये इस पे सब चल रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है और उसके बाद कोई विद्रोह भी नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यपगत का सिद्धांत था, यही था। इसके अंतर्गत देखिए, सतारा ने सबसे पहले 1848 में ये इसके अंतर्गत ये आ गया। दूसरा क्या है, जैतपुर, संभलपुर, उसके बाद बघाट, उदयपुर आया, फिर झांसी आया, नागपुर आया, फिर करौली आया। इसमें एक दो और पॉइंट्स थे, एक दो पॉइंट्स और ये भी थे कि इन्होंने साफ साफ ये बोला था कि हम वैसे रियासतें राजा रजवाड़े को मान्यता देंगे जिनका कोई अपना औलाद है। मतलब मान लो कोई राजा ए है, उसका अपना बेटा है, तो राजा ए के मरने के बाद उसका बेटा जो होगा वो राजा बी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत से राजा रजवाड़े थे, इन्होंने बोल रखा था कि अगर आपका अपना कोई औलाद नहीं है तो हम उसको मान्यता नहीं देंगे। फिर वो जो है व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत हम ऑटोमेटिकली उसको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेंगे। एक्चुअली झांसी का भी यही प्रॉब्लम हुआ। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का जो खुद का जो स्वयं का जो उनका औलाद था वो किन्हीं कारणवश मतलब वो गर्भ में ही वो मर गया। उसके बाद इन्होंने जो इसके गंगाधर राव जो इनके हस्बैंड थे, इन्होंने अपनी दूसरे बच्चे को गोद लिया। ठीक है, अपने क्या बोलते हैं भाई के लड़के को गोद लिया और उसको पाला पोसा। तो जब गंगाधर राव का डेथ हो गया और झांसी का जब उत्तराधिकारी की बात आया तो इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास तो उत्तराधिकारी है, बट इन्होंने मानने से मना कर दिया। इन्होंने सीधे सीधे बोला नहीं, आपका अपना औलाद नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। इसके अंतर्गत इन झांसी को जो है इन्होंने हड़प लिया। फिर नागपुर, करौली, मतलब इन सब पे जो है कुशासन का ये लगा के, झांसी पे भी कुशासन का मतलब ये एक्चुअली यहाँ पे योग्य शासक नहीं है ये डिक्लेयर करके इनको हड़प लिया गया। ठीक है, ये सारा पॉइंट था व्यपगत डलहौजी का सिद्धांत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्रथम रेलवे लाइन ये 1853 में बिछाया गया। बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय ये बिछाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाया गया? तो 1853 में। किसके रीजन में? तो डलहौजी के रीजन में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, रेल यात्रा स्टार्ट हुआ था ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे के द्वारा। ये नाम है, उस कंपनी का नाम है ग्रेट इंडियन पेनिसुला। ये पूछा जाता है कि वो पहली कंपनी कौन थी जिसने रेलवे यात्रा प्रारंभ की, तो ग्रेट इंडियन पेनिसुला थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, डलहौजी से पहले पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य जो है सैनिक बोर्ड पर यह था, और इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक विभाग का बोर्ड बनाया गया। सॉरी, तो इसी के रीजन में
एक अलग से सार्वजनिक निर्माण विभाग का ये बोर्ड बनाया गया। डलहौजी से पहले जो है सार्वजनिक निर्माण बोर्ड ये जो है सैनिक बोर्ड के अंतर्गत ये आता था, लेकिन फिर इसको अलग कर दिया गया। डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय जो है कलकत्ता से मेरठ ट्रांसफर कर दिया था, है ना। पहले कलकत्ता में हुआ करता था, फिर मेरठ में इसने ट्रांसफर कर दिया, और जिसके अंतर्गत आप सबने मतलब पढ़ाई है 1857 का रिवॉल्ट वगैरह ये सब, ठीक है। और सेना का मुख्यालय शिमला स्थापित इसने कर दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात है कि कलकत्ता से मेरठ किसने तोपखाना स्थानांतरित किया, तो डलहौजी था वो, ठीक है। धोंदो केशव कर्वे, इन्होंने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। किसने? धोंदो केशव कर्वे के द्वारा ये करा गया था, ठीक है। चलिए, प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध जो है ये 1839 से 42 के बीच में ये हुआ था, और इसी दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ऑकलैंड थे, ठीक। जब प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो 1839 से 1842 के बीच में ये हुआ था, और ऑकलैंड उस समय जब आंग्ला अफगान युद्ध हो रहा था तो ऑकलैंड थे उस समय गवर्नर जनरल, ठीक। लॉर्ड लिटन के समय में जो है सेकंड आंग्ला अफगान युद्ध हुआ था, 1878 से 80 के बीच में लड़ा गया था। लॉर्ड लिटन के समय ये हुआ था, ध्यान रखें इस बात का। भारत में अंग्रेजों के समय में देखिए टोटल प्रथम जो जनगणना हुआ था, फर्स्ट, वो लॉर्ड मेयो ने करवाया था। कब? 1869 से 72 के बीच में। ये जो 3 साल है, इस 3 साल में इसका गणना हुआ था, और ये जो है 1872 में इसका स्टार्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना जो है 1881 से स्टार्ट किया गया। नियमित मतलब क्या? नियमित मतलब कि बिल्कुल ये शेड्यूल कर दिया है कि हर 10 साल पे हम जनगणना करेंगे, सेंसस लाएंगे कि कितनी जनगणना है भारत की। तो ये नियमित रूप से अगर पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन, लेकिन पहली बार किसने जनगणना करवाया, तो मेयो ने। कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बार मेयो और नियमित रूप से रिपन, पहली बार मेयो, नियमित रूप से रिपन, पहली बार मेयो, नियमित रूप से रिपन, ठीक है। ये ध्यान है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे कंफ्यूज क्या होना, देखिए ऊपर में हमने क्या पढ़ा था, पहली बार नियमित रूप से जनगणना कौन करवाया था, तो रिपन करवाया था, है ना, रिपन ने। और यहाँ लिटन है, कंफ्यूज नहीं होना है। लिटन के शासनकाल में क्या हुआ, तो लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया 1878 में, लेकिन रिपन ने नियमित रूप से जनगणना करवाया। कंफ्यूज नहीं होना है भाइयों, ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। मुंह बंद करने वाला क्यों कहा गया, कि एक तरीके से जो हम भारतीयों की आवाज थी, जो हम समाचार पत्रों के माध्यम से अपना आक्रोश, अपना जो भी है प्रोटेस्ट वगैरह हम पब्लिश करते थे और अपने भाइयों तक, बहनों तक जो हम पहुंचाते थे, उस न्यूज़पेपर के माध्यम से गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। तो ये इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा। किसने कहा, तो एस.एन. बनर्जी ने कहा था ये, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, ये 1881 में आया था। ये 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक से रिलेटेड था, और ये जो है 7 से 12 वर्ष की कार्यावधि, प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी प्रावधान, ये इससे रिलेटेड ये बात कही गई थी। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया था, जो कि बच्चों को जो है ना कारखानों में काम करने से रोक से रिलेटेड ये आया था। चार्ल्स मेटकॉफ ने देखिए प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया था, ठीक है। किसने हटाया था, चार्ल्स मेटकॉफ पे। ये क्वेश्चन आता है कि प्रेस से प्रतिबंध किसने हटवाया था, तो चार्ल्स मेटकॉफ ने हटवाया था। इसलिए उसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ठीक है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। किसको, चार्ल्स मेटकॉफ को। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण संबंधी प्रयास जो है ये 1784 से स्टार्ट हुआ था, और कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। प्रथम भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 से स्टार्ट हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से करी थी, ठीक है। मतलब ये जो है करजन का ऐसा था कि औरंगजेब कैसे था, औरंगजेब मतलब बिल्कुल ही क्रूर शासकों में उसकी गिनती होती है, ठीक है। उसने अपने इस्लाम धर्म की बहुत ही प्रचार प्रसार करवाया, मंदिरों को बहुत ज़्यादा ही इसने क्षति पहुंचाई, तुरवाई। तो बिल्कुल इसी टाइप का जो है इसका प्रशासन भी गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, क्योंकि इसने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी इसने उस पर जोर दिया। बहुत ही क्रूर टाइप का ये गवर्नर जनरल था भारत में, और जो है ये ईसाई धर्म को काफ़ी ज़्यादा प्रचलित करना चाहता था भारत में। नेक्स्ट है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन आता है, कब किया गया, तो 1911 में किया गया था, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा ही ये कलकत्ता से दिल्ली गया। तो ईयर भी पूछा जाता है, तो 1911 याद रखना है। और कौन सा वायसराय था, तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही पॉइंट है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने वर्ष 1911 में जॉर्ज 5 की बात हो रही है, ठीक है, जॉर्ज
5 की बात हो रही है। जॉर्ज 5 महारानी मेरी को भारत बुलाया गया था। दिल्ली में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसे दिल्ली दरबार थर्ड के नाम से जाना जाता है। इससे पहले 2 बारी इसका आयोजन हो चुका था, ठीक है। और इसी में जो है कलकत्ता से इसको शिफ्ट करके दिल्ली ट्रांसफर किया गया। नेक्स्ट है देखिए जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में ये हुआ था, ठीक है। इसके संस्थापक की बात करें तो द्वारका नाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे इसके संस्थापक। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो 1870 में एम.जी. रनाडे तथा जी.वी. जोशी के द्वारा ये करा गया था, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, ठीक है, कब हुआ था? 1870 में एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी के द्वारा। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में करी थी 26 जुलाई को, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का। अब देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया है, ठीक है। तो ये बहुत वीवीआई पॉइंट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। तो पूछा जाता है कौन ऐसे हैं जिनको 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया है, तो वहां पे ऑप्शंस रहते हैं, तो ये ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी से इंपॉर्टेंट, या ऐसे भी क्वेश्चन आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी अपने पूरे जीवन काल में कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो ये ध्यान रखें 2 बारी ये बन चुके हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुआ था ये, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसका स्थापना 1851 में कलकत्ता में किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे राजेंद्र लाल मित्र और राधाकांत देव, इसके अध्यक्ष थे। और हरिचंद्र मुखर्जी, देवेंद्र टैगोर महासचिव वगैरह ये लोग थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका स्थापना 1885 में हुआ था। इसी टाइम में जो है कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी? मुंबई में करी गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके संस्थापक सदस्य जो है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, केटी तेलंग, ये तीनों जो हैं इसके संस्थापक थे। कौन? मुंबई एसोसिएशन के। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। किसने किया? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था, इसके द्वारा ही ये किया गया था। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन किया गया। अच्छा, ये आपने सुना होगा सेफ्टी वॉल्व, बड़ा नाम सुना होगा इसका, ठीक है। तो बेसिकली सेफ्टी वॉल्व क्या है ये समझ जाएं। देखिए कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था, तो इसके पीछे अंग्रेजों की एक मंशा थी कि मतलब भारतीयों में काफी ज्यादा जन आक्रोश फैल रहा है। 1857 रिवॉल्ट के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी काफी अलर्ट थी, और वो जो है अपने मुखबिर हम इंडियंस के बीच में छोड़ रखी थी। तो इनका ये था कि क्यों ना हम ऐसा एक मतलब सोसाइटी, एक ऐसा संस्था की स्थापना करें जिसमें सिर्फ इंडियन ही उसके ये रहेंगे, लेकिन उसमें हम कुछ कुछ अपने मुखबिर छोड़ रखेंगे, और वो जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी उनकी योजनाएं होगी, हम तक पहुंचेगा। इसी के सोच के साथ, ये सेफ्टी वॉल्व के सोच के साथ ए.ओ. ह्यूम जो थे ये ब्रिटिश अधिकारी थे जो रिटायर्ड थे, ठीक है। तो इनको दिया गया ये काम, इन्होंने इसकी स्थापना की, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री, ये तो इन्होंने स्थापना कर दी, लेकिन कुछ टाइम तक ये वाकई में सेफ्टी वॉल बना रहा, अंग्रेजों का इस पे नियंत्रण रहा, उन तक खबरें जाती रही, लेकिन कुछ टाइम बाद ये बिल्कुल ही इनके हाथ से निकल गया, ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कब? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट जो चीज है, देखिए बहुत से महापुरुषों ने बहुत से नारे दिए हैं, तो किन किन ने क्या दिए ये एग्जाम में आता है, तो ये जानना बड़ा जरूरी है ना। देखिए हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो इसके जो मतलब महापुरुष जो इन्होंने जो कथन बोला वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह का बहुत फेमस नारा है, जिससे अंग्रेज बहुत चिढ़ते थे, सीधा सीधा बोलने उनके पूंछ में आग लग जाता था, ठीक है। अब यहां देखिए ध्यान रखने वाला बात यह है कि इनकलाब शब्द का सबसे पहले यूज किया था मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का, ठीक है, ये जो है बोला है दयानंद सरस्वती ने। अब देखिए यहां दोनों मैंने मिला दिया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से बोलता हूं। इनकलाब शब्द का सबसे पहले यूज किया था मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। और इनकलाब जिंदाबाद ये नारा दिया था भगत सिंह ने, ठीक। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ठीक है, जो कि उग्र दल के सदस्य थे, लाल बाल पाल, है ना। चलिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने ये दिया है, और मोहम्मद इकबाल ने ही
इनकलाब शब्द का भी इसने इस्तेमाल किया था पहली बार। दिल्ली चलो जय हिंद, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये कहा गया है। दिल्ली चलो और जय हिंद ये दोनों नारे जो हैं सुभाष चंद्र बोस ने दिए हैं। पूर्ण स्वराज इसकी बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के ये कथन है, इनके द्वारा ये नारा दिया गया था पूर्ण स्वराज। ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये जो बोला है ये श्यामलाल गुप्ता ने बोला है। ठीक है, ये श्यामलाल गुप्त के द्वारा ये बोला गया विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये मतलब सुपर डुपर फेमस जो ये नारा है ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक, ये जो नारा है काफी फेमस रहा है, ये लाला लाजपत राय के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये नारा दिया गया है। और सत्यमेव जयते, ठीक है, जो हमारा आदर्श वाक्य भी है हमारे अशोक स्तंभ पे, ये मुंडक कोपनिषद से ये लिया गया है। ठीक है, वहां से कॉपी पेस्ट है। हे राम ये कहा था महात्मा गांधी ने मरते हुए। ठीक है, तो इनके द्वारा यह वक्तव्य कहा गया हे राम। वंदे मातरम ये बोला था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जनगण मन ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है, आप सब जानते हैं। आराम हराम है ये बोला है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने बोला है? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री का वक्तव्य है। और बात करें जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, देखिए यहाँ जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री, और इसमें एक और पॉइंट जोड़ दिया गया जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के, हमारे लेट पूजनीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, इन्होंने एक और वर्ड इसमें जोड़ा था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये जो आज सेट नंबर 14 यानी 14 नंबर जो वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री से ये काफ़ी पसंद आया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।